हेलो स्टूडेंट, आज हम परमाणु संरचना प्रतियोगी परीक्षा जो है उसमें बोर थ्योरी या बोर का परमाणु मॉडल। तो बेटा इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, इस पर आधारित कुछ गणित होते हैं। अब जैसे पहला है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसको जनरली हम डिनोट करते हैं E बराबर ऋण 13.6 गुणित Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हुई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋण 13.6 गुणित Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब थोड़ा इसका मैं तुमको अर्थ समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, इसका मतलब यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक एटम की इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रश्न आया Z, तो Z का मतलब होता है नाभिकी आवेश या नाभिक पर आवेश, नाभिकी आवेश या नाभिक पर आवेश। तो ये जो बोर का सिद्धांत है ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन, मतलब ऐसे परमाणु या आयन के लिए ही एप्लीकेबल होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक। तो देखो, अब Z जो है ये हुआ। अब इसमें जब H है हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर हो जाएगा 1। अब हीलियम के लिए, अब मैंने लिख दिया हीलियम के लिए, पर हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो जैसे ही मैंने लिखा हीलियम के लिए, तो ये जो है इसमें हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये बोर का थ्योरी इस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हम किसके लिए निकालते हैं? He+1 के लिए, मतलब वह आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हीलियम का निकल गया है। तो Z का मान तो इसके लिए होगा 2, क्योंकि Z क्या होता है? ये होता है प्रोटॉनों की संख्या या नाभिकीय धन आवेश। ठीक। अब Be के लिए, अब यहाँ पहले लेते हैं Li के लिए, और फिर Li के लिए नहीं लगेगा क्योंकि Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर यदि अपन Li+1 लगा दें तो अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, अभी भी लागू नहीं होगा, है ना। देखो, Li+1 पर भी ये लागू नहीं होगा। तो लागू किस पर होगा बेटा? Li+2 पर। ये एप्लीकेबल होगा Li+2 पर, और इसके लिए Z बराबर हो जाएगा 3। फिर बेरिलियम पर Be, तो Be में जो HeLi भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 प्रोटॉन होते हैं। तो Be के लिए लागू नहीं होगा, Be+1 के लिए भी नहीं होगा, +2 के भी नहीं होगा, पर +3 के लिए लागू हो जाएगा क्योंकि उसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसके लिए Z बराबर हो जाएगा 4। तो हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यदि हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो Z का मान 1 रखेंगे। He+1 के लिए निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का Z का मान 2 रखेंगे। यदि Li+2 के लिए निकालना है तो Z का मान जो है वह 3 रखेंगे, और Be+3 के निकालना है तो हम Z का मान जो है वह 4 रखेंगे। तो ये क्लियर है, ये Z के मान रख देंगे। अब होगा क्या? ये इनके स्क्वायर का गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है? Z स्क्वायर है। ठीक। अब जरा इसके बाद नेक्स्ट N क्या है? कोश या कक्षकों की संख्या। जब प्रथम कक्षा है तो N का मान 1 होगा, हाइड्रोजन के प्रथम कोश की। यदि द्वितीय कक्षा है तो N का मान 2 होगा, यदि तृतीय कक्षा है तो N का मान 3 होगा, यदि चतुर्थ कक्षा है तो N का मान 4 होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक, अब इसके बाद देखो ये जो ऊर्जा है यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, पर जरूरी नहीं है कि परीक्षा में ये इसी में ही आ जाए, तो ये कितने फॉर्म इसके हो सकते हैं। तो देखो अब हम क्या है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब एक एटम की इतने 13.6 गुणित हाइड्रोजन के पहले कोष के निकाले तो ऋण 13.6 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसको मैं पहले इसी में बताता हूं। देखो अब अपन ने निकाला E बराबर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो ये हाइड्रोजन के लिए जैसे लिखाएगा तो ये ऋण 13.6 और गुणित 1 का वर्ग, मतलब ये हो गया खत्म, ये हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब नहीं भैया हमें तो इलेक्ट्रॉन, हमें हाइड्रोजन के लिए निकालना था पर अपन ने कोष तो अभी बताया नहीं, तो हमने कहा हाइड्रोजन के पहले कोष की ऊर्जा, हाइड्रोजन के पहले कोष की ऊर्जा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो हम क्या करेंगे, n का मान रख देंगे 1, तो जाएगा ऋण 13.6, 1 का वर्ग मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब E1 बराबर हो गई ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा या प्रथम कोष की ऊर्जा हुई ऋण 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यदि हमें दूसरे कोष की निकालना है तो E2 मतलब हाइड्रोजन के दूसरे कोष की ऊर्जा, यदि हमें दूसरे कोष की ऊर्जा निकालनी है तो हम n का मान 2 रखेंगे, और जब n का मान 2 रखेंगे तो ये हो गया ऋण 13.6 और 2 का वर्ग बराबर ऋण 13.6/4, ऋण 13.6/4 बराबर -4×12, 1 और 4×16, ये हुई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब हाइड्रोजन के दूसरे कोष की ऊर्जा हुई ऋण 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आए E3 पर, अब आए हम E3 पर, तो हमने कहा E3 मतलब, अब E3 का मतलब हुआ तीसरे कोष की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, थर्ड सेल की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा ऋण 13.6, ये हो जाएगा -13.6/3 का स्क्वायर, तो हो गया ऋण 13.6/9, -9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 5 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब ये हो गई ऋण 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब चौथे के लिए भाग 16 का हो जाए, ठीक है। अब चलो, अब हमने एक चीज सीखी, हमने हाइड्रोजन के सभी कोष की ऊर्जा निकाली हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, हमने हाइड्रोजन के सभी कोष की ऊर्जा निकाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब देखना है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो हमने नहीं, हमें हाइड्रोजन की नहीं निकालना भैया, हमें तो निकालना है He+1 की। अब हमें निकालना है He+1 की, तो हमारा क्वेश्चन है कि He+1 के दूसरे कोष की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ज्ञात कीजिए। He+1 के
कौन से कोष की? दूसरे कोष की ऊर्जा निकालना है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो अब जब He+1 है तो ये Z बराबर हो गया 2, अभी बता चुका हूं। और दूसरे कोष है तो N बराबर भी हो गया 2, यानी Z बराबर भी 2 और N बराबर भी 2। तो E बराबर -13.6 गुणित 2 का वर्ग बटे 2 का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ठीक, ये 2 4 और 4 ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब हीलियम के दूसरे कोष की ऊर्जा, हीलियम के दूसरे कोष की जो ऊर्जा है ये होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हीलियम के जो दूसरे कोष की ऊर्जा है वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, अब ये आपके समझ में आया। अब देखना, अब पर ये इससे हमारा अभी काम उतना अच्छे से चल नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि ये तो ऊर्जा दी है किसमें? ये ऊर्जा दी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और हमें जो ऊर्जा है उसके अलग अलग यूनिट या इकाइयां हो सकती हैं। इसकी जो इकाई है ये अलग अलग हो सकती हैं, तो इसकी इकाई अब कितनी हो सकती है? तो इसमें इसकी अगली इकाई है जूल पर एटम। तो ये एक फार्मूला है फिजिक्स का कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁹ जो है ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया -13.6 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁹ 13.6 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁹ जूल पर, इसमें वो तो लगा ही रहेगा, Z² जूल पर एटम। मतलब एक एटम की इतने जूल। अब चाहो तो इसका गुणा कर लो। ये हो गया 18 गुणित 10⁻⁹ जूल पर एटम, या 1.86 गुणित 10⁻⁸। ये आ गया 1.86 गुणित 10⁻⁸। अब फिर वही चीज है, ये लिखा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यही का यही फिर क्वेश्चन है कि अब इसमें हम हाइड्रोजन की भी निकाल सकते हैं, हीलियम की भी, He+1 के लिए निकाल, हाइड्रोजन के पहले कोष की, हाइड्रोजन के पहले कोष की, दूसरे कोष की, हीलियम के पहले कोष की, दूसरे कोष की, He+1 के पहले कोष की, दूसरे कोष की, Be+2 के पहले कोष की, दूसरे कोष की ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको ये हुआ क्या? जूल पर एटम। अब इसमें हमने ये एक एटम की है, और अब हम आ गए मोल कॉन्सेप्ट का पर। एक मोल में एटम होते हैं एवोगैड्रो संख्या के बराबर। एक मोल में एवोगैड्रो संख्या के बराबर एटम होते हैं। तो अब हम किसको करेंगे? जूल पर मोल। मतलब ये जो एक ऊर्जा है, अगला इसका फॉर्म रहेगा जूल पर मोल। मतलब एक मोल के लिए, ये हो गए एक एटम के लिए। अब कितने के लिए? एक मोल के लिए। मोल मतलब
जबकि एक एटम की इतनी तो 6.02 गुणित 10 के ऊपर 23 की कितनी। तो बेटा ये आ जाएगी ऋण 13.6 गुणित 1.6 गुणित 10 के ऊपर ऋण 19 गुणित 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू Z² बटा N²। ये हो गया जूल पर मोल। अब ये कुछ कुछ मुझे याद है। ये होगा 1312 गुणित 10 के ऊपर 3। ये हो जाएगा, इसको पूरे को आप जो गुणा करोगे तो देखो ये आ जाएगा 6। ये इनका जब आप गुणा करोगे तो ये लगभग लगभग आ जाएगा 1.312 गुणित 10⁻6 जूल पर मोल। इनका मल्टीप्लाई जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। एक और फॉर्म, अब ये क्या है, ये जूल में है, जूल को बदल दिया किलो जूल में, तो किलो में बदला तो 10⁻³ और कम हो गए, तो ये हो गए 1312 किलो जूल पर मोल। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के प्रकार। अब इसमें ये बेटा ये पूरा है जूल में। ऐसा कि ऐसा आ सकता है अर्ग में, तो अर्ग में जो है यदि हम जूल को हम सीधा अर्ग में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक, तो दस के ऊपर 7 का गुणा करके। ठीक, तो देखो अब आया 1312 किलो जूल पर मोल। तो देखना अब ये जो है ये हो गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अलग अलग रूप होगा इसके। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये जो है ये है जूल पर इलेक्ट्रॉन। देखो एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, जब इसमें 1.6 गुणित 10 के ऊपर ऋण 19 का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा किया तो ये हो गई जूल पर एटम में। जूल पर एटम मतलब जूल प्रति परमाणु, एक परमाणु की इतने जूल। पहले क्या था, एक परमाणु की इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इसके बाद ये अगली क्या आई, जूल पर मोल मतलब एक मोल परमाणु की, एक परमाणु की इतनी, तो एक मोल मतलब कितने, 6 गुणित 10 के ऊपर 23 परमाणु, तो एक परमाणु की इतनी, तो 6 गुणित 10 के ऊपर 23 की कितनी, तो इसमें एवोगाड्रो संख्या का गुणा हो गया। ये हो गई जूल पर मोल। और एक डाटा कई बार सरलता के लिए ये याद कर लो 1312 किलो जूल पर मोल। जब इसको सब कुछ सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1312 किलो जूल पर मोल। ये हुई ऊर्जा अलग अलग। सब में क्या है, Z²/N² है। मतलब जब हम हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो Z का मान 1 रखेंगे, प्रथम कोर्स के लिए प्रथम कक्षा के लिए लेंगे तो N का मान 1 रखेंगे, जब हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा के लिए लेंगे तो Z का मान 1 और N का मान 2 रखेंगे, He+1 के लिए लेंगे तो Z का मान 2 रखेंगे, प्रथम कोर्स के लिए देंगे तो N का मान 1 रखेंगे। तो ये हो गई तुम्हारे बोर की ऊर्जा के। अब देखो सब में ये ध्यान रखना, सब में साइन होता है माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती वो नेगेटिव या ऋणात्मक होती है। ठीक, अब देखना, अब ये जो हो ये हुई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब ये हुआ तुम्हारा एक फार्मूला। अब जो है बोर के उसमें ये माना जाता है कि जो बोर के सिद्धांत में ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो जब ये जो वृत्ताकार मार्ग है इसकी होती है त्रिज्या, इसकी होती है त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या, देखो ये नाभिक से पहला कोर्स है, ये n=1 है, इसके बाद एक और कोर्स है, यहाँ है, यहाँ हो गया n=1, यहाँ हो गया n=2, ये हो गया प्रथम कक्ष,
ये हो गया द्वितीय कक्ष, इसके और दूर होगा तृतीय कक्ष होगा, इसके और दूर होगा चतुर्थ कक्ष होगा, इससे और दूर होगा तो पंचम कक्ष। ऐसे जो है कक्ष की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, अब जरा देखना है, अब इसके लिए जो बोर की त्रिज्या के लिए एक तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में सीधा आ जाता है कि एक चीज फार्मूला याद करना कि R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ठीक, याद रहे, ठीक है। अब इसका जो सीधा फार्मूला सब सॉल्व होकर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉन। अब देखो ये याद रखना, ऊर्जा में क्या था, z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ऊर्जा में था z स्क्वायर बटे n स्क्वायर, त्रिज्या में उसका उल्टा हो गया। ठीक, और पलट गया और z की पावर 1 हो गई, तो ये हो गई n स्क्वायर अपॉन z। तो देखो इसको याद करने के लिए क्या करना है कि ऊर्जा में z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जब हम बोर की त्रिज्या करेंगे तो पलटा देंगे और नीचे की एक कम कर देंगे। ठीक है, पलटा देंगे और नीचे की एक कम कर देंगे, ये पलटा दिया और नीचे की एक कम कर दी। ठीक है, ठीक। अब देखना, ये हो गया n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉन। अब देखो क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन के पहले कोष की, अब देखना फिर वही चीज है, हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, रेडियस जो है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन है तो z बराबर लेंगे 1 और पहला कोष है तो n बराबर लेंगे 1, बाकी केवल पुट करना है। तो ये हो गया 0.529 इंटू 1 और बटा 1, कुछ भी नहीं होगा, एंगस्ट्रॉन मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब उसने कहा नहीं, उसका मूड हुआ कि आपको उसको 4 उत्तर देना है, तो 4 उत्तर आपको उसने उत्तर दे दिए सेंटीमीटर में या मीटर में। तो अब देखो, अब ये जो है ये पहला कॉम्पिटिटिव फाइल, हमें क्या पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर और मीटर में परिवर्तित करना। तो यही राशि कितनी हो जाएगी, 0.529 गुणित 10 के ऊपर ऋण 8 सेंटीमीटर में, और 10 के ऊपर ऋण 10 जो है वो हो जाएगी, 10 के ऊपर ऋण 10 हो जाएगी मीटर में। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गए। अब जैसे इसी में क्वेश्चन आता कि इसमें ही क्वेश्चन आता हीलियम के दूसरे कोष की त्रिज्या, हीलियम के दूसरे कोष की त्रिज्या। तो बेटा सॉरी मैंने हीलियम बोल दिया, हीलियम पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा। He+1 के दूसरे कोष की त्रिज्या, He+1 है तो z का मान 2 कर देंगे, और दूसरा का कोष है तो n का मान भी 2 कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। उसमें और इसमें फर्क था, देखो इसमें हो जाएगा 0.529 गुणित 2 का वर्ग बटे 2, एंगस्ट्रॉन 1 2 कर जाएंगे, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो गई, ये कहलाती है बोर की त्रिज्या या बोर्स रेडियस, ये कहलाती है बोर की त्रिज्या या बोर रेडियस है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का वेग, अब जब ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जब ये वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसका कुछ न कुछ होगी वेलोसिटी या कुछ न कुछ होगा वेग। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है ये होता है 2.18 इंटू
2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसमें है Z अपान N, Z अपान N। अब देखना ऐसा याद करो, बोर की त्रिज्या में Z² अपान N² है, वो बोर की ऊर्जा में Z² अपान N² है। फिर बोर की त्रिज्या में पलटाया और नीचे का एक कम कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला है तो फिर से पलटाया और फिर अब ऊपर नीचे का भी एक कम कर दिया। देखना समझना बेटा, ऐसे याद करोगे अपने आप से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में है Z² बटे N², बोर की त्रिज्या में क्या किया, पलटा दिया और नीचे का एक कम कर दिया। तो पलटा दिया मतलब हुआ N² और नीचे का एक कम कर दिया N²Z। और इसमें क्या किया, इसमें नीचे का भी पलटा भी दिया और दोनों ऊपर का भी नीचे का भी एक कम कर दिया, मतलब ये हो गया Z अपान N। ठीक, चाहो तो इसको उल्टे करके भी आप याद रख सकते हो, जैसी आप हिंट बना लो वैसा इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग Z अपान N, N² अपान N²Z। अब देखो इसमें जो है, इसमें वही चीज है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, यदि हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो Z बराबर 1 रखेंगे, पहले कोष के लिए निकालना है तो N बराबर 1 रखेंगे, पांचवें कोष के लिए निकालना है तो N बराबर 5 रखेंगे, He+1 के लिए निकालना है तो Z बराबर 2 रखेंगे। तो इस तरह से इसके अलग अलग कोषों की हम ऊर्जा को परिकलित कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा बोर की त्रिज्या और बोर की ऊर्जा। ठीक है, अब ये जो है ये हुआ बोर की त्रिज्या तथा बोर की ऊर्जा। अब इसके जो कुछ न्यूमेरिकल है मैं अभी आपको इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको कराऊंगा। थैंक यू बेटा।